फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, हम ये DSSB TGT मैथ्स के लिए PYQ सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने 3 पेपर करवा दिए हैं और आज है ये 4th पेपर। और ये भी मेल का ही पेपर है जो 4 तारीख की शिफ्ट हुई थी ना। 4 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी मेल की, 4 तारीख को यानी कि 4/9/2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी मेल की, वो है ये। यानी कि पेपर नंबर अपने पास कौन सा है, ये 4th है। कल पेपर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आज 2 डाल दूंगी, लेकिन एवरीडे का मैं 1 तो डालूंगी, क्योंकि 6 से पहले मुझे PYQ पूरी कोशिश करूंगी कि 6 से पहले सारे PYQ आपके करवा दूँ। और एक चीज़ थोड़ा सा ना आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि जो भी करवाता, चाहे आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर से कर रहे हैं, मेरे से नहीं, किसी से भी कर रहे हैं, मैंने देखा है 1-2 बच्चे ने मेरे पास क्वेश्चन भेजे हैं तो उनके सॉल्यूशन जो है टीचर से शायद गलती से हो गया होगा कि उनके ना गलत करवा रखे हैं। तो आप खुद भी थोड़ा सा जो फाइनल आंसर की है उससे ना क्वेश्चन को, अगर आपको डाउट हो ना किसी क्वेश्चन पे, तो वो डाउट अपना क्लियर कर लिया करो फाइनल आंसर की से, क्योंकि गलतियाँ सबसे हो सकती हैं। तो गलत चीज़ पढ़ लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अपना थोड़ा सा मैं ज़रूर कहूँगी ये बात कि आप थोड़ा सा जो वो है, जो ओरिजिनल पेपर है, उससे एक बार जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे वहाँ से फिर कंफर्म कर लिया करिए, क्योंकि ये ना PYQ क्वेश्चन है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुली रहना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट भी रिपीट हो सकता है। वैसे अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक आध क्वेश्चन अगर गलत भी हो गया तो, लेकिन अगर PYQ करें तो थोड़ा सा ध्यान से करना। वैसे तो मैं ध्यान से ही करवाती हूँ, क्योंकि मैं क्लैरिफाई करके ही करती हूँ, लेकिन फिर 1-2 बार क्या होता है कि मेरे से भी 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन और भी टीचर्स का मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा बहुत गलतियां कर रखी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से भाई, क्योंकि जो तुम्हारी ये PDF है ना, जो ये मैथ की एक PDF है, इसके अंदर क्या कर रखा, बहुत सारे क्वेश्चन मिस्टेक हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी गलत दे रखी है। तो अपना थोड़ा सा ध्यान से करना, ये चीज़ों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना, ठीक है। और एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो। कल सिर्फ 8 लोगों ने शेयर किया है भाई। अगर आप अपने 2 दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे, दोस्तों के साथ नहीं तो ग्रुप में शेयर कर देंगे, किसी भी ग्रुप में, हमारी रीच बढ़ेंगे और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं अपना बहुत ही क्रूशियल टाइम आप लोगों को दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बस शेयर करना है। आपको अच्छे बुरे जैसी भी आपको वीडियो लगे वैसे कमेंट करने हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर, अब जो नेक्स्ट पेपर है अपने पास 4th हम स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास रहेगा। फर्स्ट पेपर में अपने पास है कि एक क्वाड्रेटिक फील्ड है, इज कॉल्ड ए सिंपल क्वाड्रेटिक फील्ड। एक क्वाड्रेटिक फील्ड को हम सिंपल क्वाड्रेटिक फील्ड हम कब कहेंगे? देखो, क्वाड्रेटिक फील्ड के लिए अपने पास a प्लस में √ऑफ अपने पास क्या हो जाएगा, डिवाइजर यूनिट। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, डिवाइजर यूनिटी एसोसिएटिव एंड प्राइम इन Q आर सेम आर दूज इन KI। द कोरस्पॉन्डिंग the representation is unique apart from the order of the primes, the presence of the unities and the ambiguities between associated prime। भाई देखो, जो अपने पास क्वाड्रेटिक फील्ड होती है, देखो फील्ड अपने पास किस तरह की होती है, जैसे Q√2 होगी अपने पास, ये अपने पास क्वाड्रेटिक फील्ड होती है। x² प्लस x² माइनस में 2 टाइप की इसमें क्या आ जाएंगे, एलिमेंट आ जाएंगे, जिसकी डिग्री इसकी अपने पास इस पर 2 हो जाएगी। अब ये कह रहा है सिंपल क्वाड्रेटिक फील्ड। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस बी √2 टाइप, √2 टाइप। a और b अपने पास क्या होंगे, यहाँ से रैशनल हो जाएंगे, तो इस तरह के होंगे। इसी को हम सिंपल क्वाड्रेटिक फील्ड बोलेंगे जब इस b की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अपने पास Q ऑफ a टाइप के हो जाएंगे, मतलब जो भी होंगे, तो ये अपने पास सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी। और ये सिंपल क्वाड्रेटिक होगी तो इसमें कैसे होंगे, इंटीजर टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि a और b यहाँ पे ये रैशनल Q√2 होता है। जैसे इसके अंदर क्या होता है, a और b अपने पास इंटीजर होते हैं, इस b की वैल्यू अगर 0 होगी तो अपने पास इंटीजर टाइप के होंगे। अगर इंटीजर टाइप के होंगे तो फिर अपने पास क्या हो जाएगी, जो अपने पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है वो लग जाएगी इंटीजर में। तो अपने पास इसके अंदर ऑप्शन जो रहेगा वो क्या आ जाएगा, एवरी अलजेब्राइक इंटीजर कैन एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एलिमेंट यूनिकली अप टू चेंज ऑफ ऑर्डर एंड मल्टीप्लीकेशन बाय यूनिटी। ये अपने पास क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की डेफिनेशन है कि अपने पास अगर कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है, तो अलजेब्राइक इंटीजर है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। लेकिन वो जो प्रोडक्ट रहेगी ना, वो जैसे मैंने लिख दिया कि P1 P2 और P3 एंड सो ऑन, ऐसे रहेगी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर। तो ये कहता है ये प्राइम फैक्टर जितने, जैसे मैं लेती हूँ कि 2 × में 3 मेरे पास 6 है,
6 को 2 × 3 ले रखे, तो इसके अंदर 2 फैक्टर है तो 2 ही फैक्टर रहेंगे। और ये कहता है यूनिक रहेगी, ये जो है यूनिक होगी, बस इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, मतलब जैसे 3 × 2 लिख सकते हैं आप, बस अप टू द ऑर्डर ये क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द लाइन। स्लोप निकालना है, मतलब क्या करना है तुम्हें, आप ये करोगे dy/dx करोगे और x और y की जगह पुट कर दोगे, फिर जो भी आएगा ना आंसर उसके अंदर x की जगह 1 पुट कर देना और y की जगह ये पुट कर देना -1 और x की जगह 1 पुट कर देना। जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई थिंक शायद -1 आएगा, लेकिन निकाल के देख लेना, ठीक है, ऐसे होगा वैसे ये। नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट में दे रखा है कि ए एक n क्रॉस n की रियल मैट्रिक्स दे रखी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन फॉर द मैट्रिक्स। ठीक है, a की पावर k 0 होगी ना फॉर किसी k के लिए, तो ट्रेस ऑफ है बिल्कुल a की पावर अगर अपने पास k = 0 होगी तो इसका मतलब मैट्रिक्स कैसी है, नीलपोटेंट। और नीलपोटेंट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू 0 होती है, उसका ट्रेस भी 0 होता है, उसका डिटर्मिनेंट भी 0 होता है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है इसी का बी ऑप्शन कह रखा है कि इफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए, अगर इसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है ए सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, डिस्टिंक्ट इसने कहा अगर ये अपने पास आइगन वैल्यू λ1 λ2 तो डायगोनल मैट्रिक्स के अपने पास सिमिलर होगी, जिसकी डायगोनल एंट्री ये होगी। बिल्कुल सही बात है ये भी। रैंक ऑफ ए आर दे रखा, तो देन ए हैज आर नॉन जीरो आइगन वैल्यू। अगर किसी की जितनी भी अपने पास रैंक होता है उतनी नॉन जीरो आइगन उसमें उतनी ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू होती है जितना रैंक होता है। नेक्स्ट अपने पास इसके अंदर दे रखा है कि इफ ए हैज रिपीटेड आइगन वैल्यू देन ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल। नहीं, ये बात गलत है कि अगर रिपीटेड आइगन वैल्यू है तो ए अपने पास डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। क्यों डायगोनलाइजेबल हो जाएगी? अगर रिपीटेड आइगन वैल्यू है तो हम ये देखेंगे कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है ना आइगन वैल्यू की, उतनी ही अपने पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए, यानी कि जितनी अपने पास उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है उतनी ही अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलने चाहिए। तो अपने पास ऑप्शन नंबर डी अपने पास करेक्ट होगा, क्योंकि ये रोंग दे रखा, रोंग ही पूछ रखा था। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में ये दे रखा है डाइवर्जेंस और कर्ल अपने पास वेक्टर फील्ड आर। जो डाइवर्जेंस होता है अपने पास, डाइवर्जेंस क्या लगता है अपने पास, किसी ना किसी वेक्टर फील्ड पे लगता है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस किस पे लगता है डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस लगेगा अपने पास, डाइवर्जेंस का मतलब होता है कर्ल बाय में कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई और कर्ल बाय कर्ल जेड। और एक वेक्टर होता है जिसके अंदर मान लेते हैं एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड की, ये हो गया। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो अपने पास आई से आई कैंसिल, जे से जे कैंसिल, के से के कैंसिल। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर अपने पास स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो कर्ल होता है वो अपने पास वेक्टर क्वांटिटी। दोनों स्केलर दे रखे गलत, कर्ल हमेशा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि कर्ल में अपने पास ऐसे निकालते हैं, ये आई जे के होता है, ये कर लेते हैं कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, यहाँ पे अपने पास वेक्टर होता है। तो ये अपने पास कर्ल हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है और डाइवर्जेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर अपने पास ए हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ए थीटा इज इक्वल टू ए आ जाए। थीटा अपने पास किसके इक्वल होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या फिर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, एक ही बात होती है, इसको बोलते हैं ए थीटा। और जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है उसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो रियल होती है। ये कहता है देयर एग्जिस्ट ए यूनिटरी यू सच दैट, एक यूनिटरी मैट्रिक्स होगी यू इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। बिल्कुल सही बात है, ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स अपने पास होगी और ए यू अपने पास किसके होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे। बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास अच्छा, इसके और ऑप्शन है ही नहीं, वही ऑप्शन हट गए हैं इसके अंदर, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, लेकिन ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वे जो 4 ऑप्शन और है इसके अंदर वो ले ही नहीं रखे पीडीएफ में, तो आप खुद देख लेना उसको, क्योंकि नहीं लिए गए हैं तो अब क्या ही बताएं उस पर। ए अपने पास 9x10 की मैट्रिक्स है जिसका रैंक 3। ये चीज़ अच्छे से समझ लो भाई, अगर m×n का दे रखा है ना तो ये मैट्रिक्स किसकी इक्विवेलेंट होती है बता, इसको लिखते हैं, ये पीछे वाला पहले आता है, Rn से Rm होती है ये मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन Rn से Rm बनेगी, ठीक है। तो ये कह रखा इसमें से, और अपने पास सिल्वेस्टर लॉ कहता है कि रैंक ऑफ, अगर ये मैट्रिक्स ए है मान लेते हैं, ये ए मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए और प्लस में नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ दिस होती है। तो डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, Rn हो जाएगा। तो अब इसकी डायमेंशन कितनी होगी, 10 है ना कि 9, 10 है, रैंक 3 है, तो 10 में से अपने पास देखो रैंक 3 है, डायमेंशन अपने पास 10 है, तो 10 में से आप क्या करोगे, 3 को माइनस कर दो, कितना आ गया 7,
तो ये अपने पास 7 आ जाएगा। नलिटी पूछता तो कितना आता, रैंक 3 है, नलिटी अपने पास 7 आ गई और रैंक कितना हो गया 3 हो गया। डायमेंशन कितनी दे दी 10 दे दी, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास व्हाट विल बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ log x स्क्र प्लस एक्स। log का डेरिवेटिव पूछ रहा है 1 बाय में, log का क्या होता है x स्क्र प्लस में 2। अब इसका डेरिवेटिव होगा, इसका क्या होता है इनटू में 2x, तो 2x बाई एक्स स्क्र प्लस 2। तो ऑप्शन नंबर अपने पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना ऑप्शनों को। नेक्स्ट अपने पास इसकी जीरोज निकालना है भाई। या तो आप एक काम करो, इसको इक्वल टू 0 पुट करो और एक्स की वैल्यू, या फिर जो ऑप्शन दे रखे हैं ना वो इसके अंदर पुट कर लो, जो सेटिस्फाई करगी भाई इसकी 0 होगी। 0 पुट करोगे अपने पास नहीं 0 आएगा। 100 पुट करोगे तो 100 का स्क्वायर अपने पास 0 नहीं आएगा। -100 वही 100 का स्क्वायर, ये नहीं होगा। 10 पुट करोगे तो 10 का स्क्वायर 100, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है दिस पोलिनोमियल हैज, इसकी कितनी जीरोज होगी, कैसे देखते हो, ये नहीं है कि वहाँ 0 निकालने बैठ जाओगे। तुम एक काम करना, इसको एफ ऑफ एक्स ले लो, जो भी दे रखा उसको ले लो। एक्स की क्यूब प्लस में 4x प्लस में 8 हो गया अपने पास। तुम्हें ये देखना है कि इसके अंदर चेंज ऑफ साइन कितने हैं। जितने चेंज ऑफ साइन हो गए ना एफ ऑफ एक्स की, इतने ही पॉजिटिव रूट होंगे उसके। तो अपने पास इसमें कोई चेंज ऑफ साइन नहीं है, तो इसका कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं होगा। ये ऑप्शन अपने पास हट गया। फिर ये कह रखा है एक्स की जगह तुम -x रिप्लेस करो, तो यहाँ माइनस एक्स की क्यूब करोगे तो -x की क्यूब होगा -4x प्लस में 8। देखो माइनस से माइनस है, कोई चेंज ऑफ साइन नहीं हुआ, लेकिन माइनस से प्लस एक चेंज ऑफ साइन होगा। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 1 नेगेटिव रूट होगा और एक ही रियल रूट होगा, इसका एक से ज़्यादा रियल रूट नहीं होंगे। तो और वो भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि -x पे एक चेंज ऑफ साइन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। उतने ही रियल रूट हो सकते हैं जितने चेंज ऑफ साइन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है भाई, कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बाय द ट्रिपल इंटीग्रेशन। कैसे भी करो, तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर की 3। आर की जगह अपने पास क्या दे रखा है, ए दे रखा, तो ए की क्यूब आ जाएगा। देख लो भाई ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो गया, करेक्ट होगा। ये तो 10th तक के फॉर्मूले तो सारे ही याद होने चाहिए भाई, अदरवाइज रिवाइज कर लो एक बार फॉर्मूले, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो गलत होने ही चाहिए, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। क्वेश्चन नंबर अपने पास 11, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द लाइन दिस। स्लोप अगर कहता है, इसका मतलब जो भी ये दे रखा है ना, ये दे रखा है 4x बाय में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और ये दे रखा आपके पास y, इसका डेरिवेटिव निकालना है भाई तुम्हें, dy/dx निकालना। फिर x की जगह 0 पुट कर दो और y की, x की जगह 0 पुट कर दो और इसकी जगह y की जगह भी 0 पुट कर दो। लेकिन y कहीं आएगा ही नहीं, तो x की जगह 0 पुट कर देना, जो भी आंसर आएगा। कहो तो इसका कर देती हूँ, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अपने पास होल स्क्वायर, नीचे अपने पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और इनटू में अपने पास 4 और माइनस में 4x एज इट इज, और इसका हो जाएगा 2x, और यहाँ पे होगा dy/dx। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे और यहाँ 0 रखोगे, तो ये तो 0 हो गया, ऊपर ये 0 हो गया, 4 किसके साथ, ये 4 हो गया, नीचे ये 0 हो गया, और ये अपने पास 1 का स्क्वायर 1, ये 4 आ गया। तो यहाँ पे ये अपने पास dy/dx कितना आ गया, अपने पास 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन भी गलत करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो सिलेक्शन नहीं होगा अगर ऐसे तो गलत करोगे तो, वरना इजी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर है 12, व्हाट विल बी द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मत समझ लेना, तब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर मत समझना जब तक वो खुद नहीं कहता कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो देगा क्वेश्चन में लिख के अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो। y इज इक्वल टू दे रखा है 25 माइनस एक्स के, ये कहता है एवरेज रेट ऑफ चाहिए x इज इक्वल टू 2 पे, मतलब इसका dy/dx निकाल लो। इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy बाय में dx कर दिया और इज इक्वल टू माइनस का 2x, और x की वैल्यू कितनी रखनी है 2, तो माइनस का 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 13 में अपने पास क्या रखा, फाइंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास दैट कैन बी डिफाइंड बाय द सेट। सेट में एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, ये मैंने एक सेट ले लिया भाई 1 2 3। इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्मूला भी बताऊंगी और बता भी देती हूँ कैसे। इक्विवेलेंस का मतलब होता है इससे वो सारे के सारे सेट बनाओ जो अपने पास रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो। मैंने एक तो ले लिया 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है भाई, ये सेट ले लिया। ये रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव, तो इक्विवेलेंस क्लास बनाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने ले लिया 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1, ठीक है भाई। ये भी देख लेना, देखो 1 2 है, 2 1 भी है, 1 2 और 2 1, तो 1 1 भी है, तो इसका मतलब ये भी अपने पास होगा। तीसरा तुम क्या लोगे 1 1 2 2
3 3 और एक एलिमेंट डाल दिया 1 3 और 3 1, कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, चौथी में तुम्हें लेना है 1 1 2 2 3 3 और तुम्हें लेना है 2 3। अब अगर 2 3 डाला है तो हमें 1 2 भी डालना पड़ेगा, और क्या डालना पड़ेगा? 1 2 भी डालना पड़ेगा, 2 1 भी डालना पड़ेगा और 3 2 भी डालना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 भी डालना पड़ेगा और 3 1 भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने पास कितनी होगी? 4 होगी ना। एक ये होगी, एक ये होगी 2, एक ये होगी 3 और एक ये होगी 4। और एक तुम करोगे इसके अंदर इक्विवेलेंस क्लासेज बनानी है, तो कौन सी रहेगी भाई? एक और रहेगी। एक ये मैंने टोटल वाली, एक ये रहेगी भाई 1 1 2 2 3 3 2 3 और 3 2, बस यही। तो टोटल कितनी बन गई? 5। मैंने ये भी बना के दिखा दी। वैसे तुम्हें अब फॉर्मूला भी बता देती हूँ, जब भी इक्विवेलेंस क्लास पूछे, इक्विवेलेंस क्लास अपने पास पूछे तो देखो, एक की इक्विवेलेंस क्लास 1 होती है, 2 की इक्विवेलेंस क्लास, ये ऊपर वाला एज इट इज ऐड करना होता है, कितनी होती है? 2। 3 की इक्विवेलेंस क्लास, ये वाला यहाँ ऐड करना होता है, कितना हो गया? 3। अब 3 यहाँ ऐड करना होता है, कितना हो गया? 5। तो 3 की होगी 5। अगर 4 की पूछ ले तो क्या करोगे? देखो, अब ये 5 को यहाँ ऐड कर दो, चलो यही कर देती हूँ। 5 की कैसे निकाल, 4 की कैसे निकालोगे? 3 यहाँ ऐड करो, कितना हो गया? मतलब पीछे वाला यहाँ ऐड करना होता है, कितना हो गया? 5। 5 को यहाँ ऐड करो, कितना हो गया? 5 और 3 8। 8 को इसमें ऐड करो तो कितना हो गया? 8 और 5, कुछ गलती कर दी मैंने शायद, 1 मिनट रुको भाई, गलती कर दी। मैं इरेज कर लेती हूँ क्योंकि वरना बता नहीं पाऊँगी, और यही बताना ज़रूरी है। देखो अब आ रहा होगा शायद समझ में, यहाँ आ जाएगा। अब देखो, तुम्हें क्या करना, पीछे वाला उठा के लेके आना होता है। यहाँ ये उठा के लेके आओ, कितना हो गया? 5। ये ऐड हो गया, 5 और 2 अपने पास कितना हो गया? 7। 7 अब इसमें ऐड करना, जो पीछे होता वो पहले उठा के लेके आना होता बस। 7 और 3 कितने हो गया? 10। अब 10 इसमें ऐड करो, कितना हो गया? 15। समझ में आई बात? अब एक और समझा देती हूँ, मैंने 5 का और बता देती हूँ ताकि फिर तुम्हें सही समझ में आए। 15 को किस में ऐड करना? जो ये है ना, ये इसको यहाँ लेके आओ और प्लस करो, कितना हो गया? 20। ठीक है, अब 20 ये जो आया है 20 किस में ऐड करोगे? 7 में, तो कितना हो गया अपने पास? 27। फिर 27 को किस में ऐड करना होता है? जो इससे अगला है। इससे अगला कौन है? 27 से अगला 10, तो कितना हो गया? 37। 37 को किस में ऐड करोगे? 15 में, तो 37 में 15 ऐड करोगे तो कितना होगा? 7 और 5 12 52। तो इसका 5 की कितनी बनेगी? 52 बनेगी भी। जब भी इक्विवेलेंस क्लास आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इक्विवेलेंस क्लास से, पिछली बार भी हर शिफ्ट में आया हुआ है, तो इस तरह से निकालनी। वो 3 की ही पूछता है तो डायरेक्ट याद रख लेना, 3 की तो अपने पास 5 होती हैं, लेकिन अगर 4 की भी पूछ ले तो 15 होती है, और इस तरह से निकालनी होती है अगर ज़्यादा भी पूछ ले तो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा कंप्यूट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इसका इनवर्स निकालना। अब कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, इनवर्स निकालने बैठ जाएंगे। जो इनवर्स निकालने बैठ गए ये समझ लो कि वो इस कंपटीशन से बाहर है। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तुम्हें क्या करना है, अगर इनवर्स इन चारों में से ही है ना तो मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, हमें पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू में आइडेंटिटी होगा, तो अगर ये इनवर्स होगा तो आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। आइडेंटिटी में फर्स्ट एलिमेंट 1 आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ 1 आनी चाहिए। तो 4 और यहाँ 0 और यहाँ -3, 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। इसके साथ देखना 4 और 0 और -3, ये भी हो सकता है। इसकी देखना 4 और 3, ये ऑप्शन हट गया, नहीं आ रहा था ये। अब अगला देखो इसी का, ये डी में देखना एक बार, 4 और -3, ये भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन कट गया है अपना। अब दूसरी रो अपने पास देखो, इसकी भी सेम है कॉलम, इसका भी सेम है, इसका भी, तो मल्टीप्लाई मत करो, थर्ड वाले के साथ करो इसकी, क्योंकि तीनों में क्या है, अलग है। तो यहाँ से आंसर का पता चलेगा। 4 की मल्टीप्लाई -4 और यहाँ अपने पास -2 और यहाँ पे 9, तो 9 हो गया, और यहाँ पे अपने पास 6 3 आ गया। 0 आना चाहिए ना, 1 0 0 होता, तो ये एलिमेंट निकाल रहे तो 0 होना चाहिए, तो ये भी हट गया। अब अपने पास आ जाओ, यहाँ पे देखो, ये डी वाला देखना, ये हो गया 4
और ये अपने पास कितना होगा माइनस का 2, तो कितना बच गया 2, और ये अपने पास कितना होगा 6, तो 0 नहीं आएगा, तो ये भी हट गया। तो एक ही ऑप्शन बचा बी, और बेशक निकाल के देख लो इसका 0 आएगा। ठीक है, ऐसे जाना है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड आउट द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। ये दे रखा है कि एक पैराबोला तो एक्स एक्सिस पे बन रहा है और एक पैराबोला वाई एक्सिस, ये एरिया पूछ रहा है भाई। तो आपको किसके, पहले तो एक काम करो, ये x की वैल्यू अपने पास यहाँ रख दो, y की वैल्यू यहाँ रख, ये y की वैल्यू यहाँ रख दो, x की वैल्यू निकालो। तो y की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या होगा, वाई स्क्र इज इक्वल टू में y की वैल्यू है अपने पास कितनी है, y की एक्स स्क्र, तो यहाँ पे रखो, ये रखोगे या ये वाली वैल्यू रखो, यहाँ क्या बनेगा एक्स स्क्र का स्क्र इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की 4 इज इक्वल टू एक्स, एक्स कॉमन ले लो भाई, एक्स की क्यूब माइनस में 1, तो यहाँ से एक तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई, एक अपने पास 1 आ गई, तो एक्स अपने पास 0 से 1 तक है। एक्स की वैल्यू क्या है भाई 0 से 1 तक। क्या करो, अपर पैराबोला माइनस में लोअर पैराबोला, ये अपने पास एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, मतलब ये वाला पैराबोला ये है, वाई स्क्र इज इक्वल टू में एक्स, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा रूट एक्स, और यहाँ वाई की वैल्यू क्या है एक्स स्क्र, और 0 से 1 इंटीग्रेशन कर दो, डायरेक्ट भी याद रखना इसकी वैल्यू 1/3 आएगी। जब भी दो पैराबोला के बीच में अपने पास पूछे तो अपने पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1/3 आएगी। ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट होगा, वैसे निकाल लेना ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट अपने पास इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर सम टाइम रेफर टू। जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है ना, किस पे कह रखा, कॉम्प्लेक्स स्पेस पे। कॉम्प्लेक्स स्पेस पे अपने पास होती है यूनिटरी स्पेस, और अगर रियल पे पूछे तो उसको बोलते हैं यूक्लिडियन स्पेस। कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होता है, यूनिटरी स्पेस होगा, रियल पे पूछ लेता तो अपने पास क्या होता है, यूक्लिडियन स्पेस होता। ठीक है, क्या होता है, यूक्लिडियन स्पेस बोलते हैं फिर उसको। ठीक है, अभी के लिए ऑप्शन सी अपना करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है डिस्कवर द नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन इन एंटीसिमेट्री। पेपर में आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ देना भाई, रिलेशन विद 19 एलिमेंट। वैसे बता देते हो ये निकलेगी कैसे, मैंने उस दिन भी बताया था कि एंटी सिमेट्री में क्या होता है, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्री रिलेशन होते हैं रिफ्लेक्सिव होंगे, एसिमेट्रिक में रिफ्लेक्सिव होने जरूरी नहीं है, एंटी सिमेट्रिक में रिफ्लेक्सिव भी होंगे। 2 की पावर n, 3 की पावर n, n-1 बाय में अपने पास 2 फॉर्मूला होता है ये, n आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं जो गिवन होंगे। अब इसको निकालोगे तो ये अपने पास 2 की पावर 19 और 3 की पावर, इसको सोल्व करोगे तो 171 आ जाएगा। आंसर आना चाहिए था ये, लेकिन अभी आंसर आएगा ये, लेकिन ये लोग लेके सोल्व करना पड़ेगा, बहुत लेंथी जा रहा है क्वेश्चन तो, और इसका कोई शॉर्टकट अप्रोच है नहीं, तो तुम्हें इसी से जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। पर पेपर में ऐसा क्वेश्चन छोड़ देना भाई। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग इन द स्टडी ऑफ जर्नल प्रोसीजर फॉर ट्रेसिंग द एल्जेब्राइक करो। ठीक है भाई, अगर तुम्हें कोई भी एल्जेब्राइक करो को ट्रेस करना है तो अपने पास क्या होता है, अगर किसी एल्जेब्राइक करो को ट्रेस करना होता है तो अपने पास 7 पॉइंट होते हैं। ठीक है, 2 2 4 5 6 7 7। पहला जो पॉइंट मैं सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला पॉइंट होता है तुम्हें सिमेट्री चेक करनी होती है। दूसरा पॉइंट होता है तुम्हें चेक करना होता है वो ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं करना है। तीसरा पॉइंट जो होता है वो अपने पास चेक करना होता है कि उसके एसिम्पटोट है कि नहीं है। चौथा पॉइंट अपने पास चेक करना होता है उसका रीजन क्या, तीसरा रीजन होता है, चौथा पॉइंट एसिम्पटोट होता है। पांचवा पॉइंट अपने पास क्या होता है, चेक करना होते हैं उसके टेंजेंट, और छठा पॉइंट होता है अपने पास स्पेशल पॉइंट। अपने पास सॉरी, टेंजेंट तो एसिम्पटोट करोगे तभी हो जाएगा। जो पांचवा पॉइंट होता है वो होते हैं स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट अपने पास ये देखना होता है कि जो dy बाई डी जो उसका टेंजेंट हो वो पैरेलल टू x एक्सिस है या पैरेलल टू y एक्सिस है। ठीक है, सातवां पॉइंट चेक करना होता है कनकेविटी और कन्वेक्सिविटी। ये 7 पॉइंट होते हैं अपने पास। डबल डेरिवेटिव की हेल्प से कनकेविटी और कन्वेक्सिविटी चेक करेंगे। डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 दे दिया तो फंक्शन अपने पास क्या कहेगा, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो कन्वेक्स होगा, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो हम क्या कहेंगे, कनकेव कहेंगे, और डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो कन्वेक्स कैसे होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब इनमें से देख लो भाई, जो मैंने 7 पॉइंट बताए इनमें से कौन कौन सा है। सिमेट्री की मैंने बताया, टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन ये मैंने बताया, ऑर्थोगोनैलिटी मैंने नहीं बताई है। तो अभी सेकंड ऑप्शन जिसमें है काट दो, ये भी हट गया ये भी हट गया। ये कहता है ओनली 1/3 भी करेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। 7 पॉइंट होते हैं वो सिमेट्री चेक करने के लिए। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि फाइंड आउट करना है लिमिट ऑफ दिस। ये जो है ये अपने पास दे रखा है 25 बाय में x, और तुम्हें लिमिट निकालनी भाई x टेंस टू 0। यहाँ x टेंस टू 0, 25 बाय में 0, इन्फिनिटी आ गया तो इसकी लिमिट आएगी डी ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस।
ठीक है, देखो भाई 2-3 तरह से जा सकते हो आप। कुछ तो क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला याद रखो कि x प्लस वाई प्लस जेड की क्यूब इक्वल होता है माइनस में 3xy जेड इक्वल होता है x की क्यूब प्लस में y की क्यूब प्लस z की क्यूब, और प्लस में अपने पास क्या होता है 3 ऑफ xy जेड, और xy प्लस वाई जेड प्लस में zx, ऐसे बोलेगा ये। सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, हाँ 1 मिनट रुकना। एक फॉर्मूला तो ये होता है एक्स की क्यूब प्लस में वाई की क्यूब प्लस में जेड की क्यूब माइनस में 3xy z इज इक्वल टू में एक्स प्लस वाई प्लस में जेड होगा, और एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होगा। अब ये अपने पास इसने जीरो दे रखा है तो ये सारा अपने पास जीरो होगा, तो एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब इक्वल टू जीरो, तो ये उधर लेके जाओगे तो 3xy z आगा आंसर। एक तो ये ऑप्शन होता। दूसरा मैं ये कहती हूँ कि अगर वहाँ पे फॉर्मूला याद रहे ही ना, हमें क्यों बार बार, क्योंकि स्क्वायर पूछ लेगा तो फिर और फॉर्मूला याद रखोगे। अगर और कुछ पूछ लिया यहाँ पे प्लस 3xy पूछ लिया तो वो 6xy के इक्वल हो जाएगा, तो वो वाली चीज़ जैसे यहाँ पे ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू दे दे और ये पूछ ले कि x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब प्लस में दे दे 2xyz, इसकी बताओ, तो पहले इसकी निकालोगे फिर दोनों से 2xyz ऐड करोगे फिर 5xyz आंसर निकालोगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि तुम एक काम क्यों नहीं करते, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया करो। x की जगह मैंने पुट कर दिया 2, y और z को मैंने पुट कर दिया -1 इसने थोड़े कहा है कि वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो अपने पास 0 आ गया। अब इसके अंदर रख लो वो पॉइंट, 2 की क्यूब अपने पास कितना होगा 8 हो जाएगा, -1 की क्यूब -1 और -1 की क्यूब -1, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 6। यही पॉइंट रखने पे x की जगह 2 रखने पे, y की जगह -1 रखने पे, z की वैल्यू -1 रखने पे अपने पास आंसर 6 आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं रखूँगी 2 -1 तो 2 आएगा तो हट गया। यहाँ पे रखूँगी तो यहाँ पे देखना वैसे इसमें ना मुझे लगता है कुछ मिस प्रिंटिंग है, XY YZ ZX आना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अब तो हम इसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो देखो x की जगह हमने क्या रखा 2 और z की जगह हमने -1, तो ये बन गया -2, YZ अपने पास ये बन गया +1, z की जगह अपने पास रखा हमने -1, ये हो गया -2, तो -2 -4, और ये अपने पास ये आ गया -3, ठीक है, ये आ गया -3। अब यहाँ पे मैंने x की जगह रखा है 2 और y की जगह मैंने रखा -1 और z की जगह मैंने रखा -1, तो बाहर हो गया 2 और ये -3, तो टोटल कितना आ गया मल्टीप्लाई होकर -6 चाहिए था +6, तो ये ऑप्शन भी हट गया। ये अपने पास देखना x की जगह मैंने 2 रखा, y और z की जगह -1, तो ये अपने पास 4 आ गया, चाहिए था 6 ये, लेकिन इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो गया। ऐसे एलिमिनेट करोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहेगी पेपर में। इन विच फंक्शन कैन इवेलुएट द लिमिट बाय यूजिंग द एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल बनेगा जब ऊपर नीचे 0/0 या फिर ∞/∞ बन रहा हो। अगर अपने पास इनमें से कुछ बन रहा है तो अपने पास एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। अब टेंजेंट x इंटू एक्स है, कहाँ से एल हॉस्पिटल रूल लग गया। कोस एक्स माइनस पाई कहीं नहीं लगेगा। ln x यानी कि log x कह रखा है, और बाय में अपने पास क्या रखा है, अच्छा ये log x माइनस में कुछ कह रखा है, तो इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगेगा। इसको देखो x e की x लिमिट x टेंस टू ∞ बन रहा है, तो इसमें लगेगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रखा है कि एट वट वैल्यू और वैल्यू ऑफ x दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, एक तो ये देखो इस फंक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू x + 4 अगर x लेस देन 1 है, x + 4 ये x है ये 4 है, और ये दे रखा है x स्क्वायर होगा फंक्शन अगर x की वैल्यू -1 दे रखी है और लेस देन 1, और फिर दे रखा है 2 - x होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे। -1 यहाँ पे पुट करना, -1 से यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से -1 से आएगा 1, तो ये -1 पे क्या होगा डिसकंटिन्यूअस, लेकिन 1 पे यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 पे कंटिन्यूअस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, -1 पे डिसकंटिन्यूटी देगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 23 को छोड़ दो भाई, अपने अकॉर्डिंग कर लेना, 23 में नहीं करवाऊंगी क्योंकि इसमें कुछ अलग ही चीज़ है, मतलब लेंथी है क्वेश्चन, सोल्व ही करवाना पड़ेगा ये, और ये बहुत लेंथी है तो मैं नहीं करवा पाऊंगी। पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मुझे लगता है छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये ना कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव पार्ट का कोई वो नहीं। वैसे आंसर बता देती हूँ अगर तुम्हें निकालना, तो आंसर आई थिंक ये रहेगा 243.2, लेकिन ये सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट अपने पास दे रखा, अच्छा
विच वन इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसक्रिटिकल बाइफ्रैक्शन। ये भी अपने पास मैथमेटिकल मॉडलिंग का किसी ने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो ऐसा क्वेश्चन फिर नहीं कर पाएंगे। वैसे इसके अंदर इसकी 4-5 प्रॉपर्टी है, वो पढ़ ही लेना। ये कहता है टू स्टेडी स्टेट ब्रांचेज कोलाइड, ये बात बिल्कुल सही है। ये जो अपने पास ट्रांसक्रिटिकल बाइफ्रैक्शन है उसके अंदर सेटिस्फाई करती है। नॉन लीनियर इम्प्लिसिट स्केलर फंक्शन, ये बात इसकी गलत है। ये नॉन लीनियर तो होती है लेकिन ये अपने पास एक्सप्लिसिट स्केलर इक्वेशन होती, इम्प्लिसिट नहीं होती। ये अपने पास कैसी होती है, एक्सप्लिसिट होती है। एक्सप्लिसिट का मतलब जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप की होती है, ठीक है। और इम्प्लिसिट होता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर होगा, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। फिर सॉलिड लाइन इसमें स्टेबल स्टेडी स्टेट का होता है, और डेसिज लाइन जो होती है वो अपने पास अनस्टेबल स्टेडी स्टेट होता है। और इसके अंदर जो ट्रांसक्रिटिकल बाइफ्रैक्शन है, इसके अंदर अपने पास जो सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसके अंदर दो अपने पास जो पॉइंट होते हैं वो दो पॉइंट आपस में कोलाइड किए होते हैं। एक अगर स्टेबल होता है तो थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो दूसरा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। तो अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लो तो सही रहेगा, बस 4-5 पॉइंट इसके पढ़ लो, अगर आ जाए तो ठीक है, क्योंकि ये नए टॉपिक है ना। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन द सीक्वेंस। ठीक है भाई, देखो सीक्वेंस कैसे बन रही है, 1 3, फिर पहले अपने पास देखो 1 3 6 10 15 और 21, ये कह रखा है नेक्स्ट 3 नंबर्स का सम कह रखा है, ठीक है भाई। अब इसमें देखो +2, इसमें क्या कर रखा है +3, इसमें +4 +5 +6, आगे +7 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 28, फिर +8 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 36, फिर +9 ऐड कर दो 45, इनको ऐड करना है, सिर्फ इनका यूनिट डिजिट ऐड कर दो। 8 और 6 अपने पास 14, 14 और अपने पास 5 कितना होता है 19, तो लास्ट में 9 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ये नहीं है वहाँ कैलकुलेशन करने बैठ गए। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि ये अपने पास ओके, ये तो दे रखा सम ऑफ द अपने पास क्या दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर्स का सम दे रखा, कौन से ओड पॉजिटिव इंटीजर का सम होता है n², ठीक है भाई, कितना होता है n²। एवरेज पूछ ले तो एवरेज देखो सम होता है n², एवरेज पूछ ले तो n² बाय में n, तो कितना आ जाएगा n। और इवन नंबर की एवरेज कितनी होती है n+1, ठीक है। और ये अपने पास होता है n+1। अगर सम पूछ ले उनका तो क्या होता है n+1। इवन नंबर का सम, ये तो ओड नंबर का पूछा है, इवन नंबर का होता है n × n+1। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, डेरिवेटिव करना है कर्ल बाय कर्ल एक्स ln ऑफ दिस, ये दे रखा है कर्ल बाय में कर्ल एक्स, और ये दे रखा है ln 2x + 3, इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव 1 बाय में 2x प्लस में 3 और 2x + 3 का होता है 2, तो 2 बाय 2x + 3 देख लो भाई, 2 बाय 2x + 3, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, ये बोला हुआ व्हाट इज द एंगल which the tangent to the curve at P makes with the positive direction of x axis, the value of f dash x is -1, ठीक है भाई। ये कहता देखो f dash x की वैल्यू ये है, तो ये कह रखा है कि कंटिन्यूअस होगा किस पॉइंट पे, ठीक है भाई। एंगल बताना है अपने पास, हमें पता है जब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1, एंगल ही तो पूछ रहा है, -1 कहाँ होता है, या तो -π/4 लिखो या फिर अपने पास 3π/4 लिखो, तो अपने पास ऑप्शन क्या आ जाएगा सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कह रखा कि y इन टर्म ऑफ द वेरिएबल दिस देन y इज, देख मैं अभी बता के आई हूँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप का हो तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर x² प्लस में y² इज इक्वल टू r² आ जाए तो ये होता है इम्प्लिसिट, यानी कि जिसको अलग नहीं कर सकते, जिसको ऐसे नहीं लिख सकते y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इसको क्यों नहीं लिख सकते, y जो है अपने पास ये हो गया y, तो y अपने पास y² इज इक्वल टू में अपने पास हो गया r² - x²। अब इसको लिख तो नहीं सकते ना फंक्शन, उसका रूट लेना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, तो ये अपने पास क्या नहीं होता, सेपरेट नहीं कर सकते इस फंक्शन को, प्लस माइनस आ जाएगा ना रूट लूंगी तो ये अपने पास ऐसे आ जाएगा, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, एक्सप्लिसिट नहीं है। एक्सप्लिसिट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस में 3 लिख दिया, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है, मतलब बिना किसी कंडीशन के। इसके अंदर अगर करूंगी तो कंडीशन लग जाएगी ना, बिना किसी कंडीशन के एक्सप्लेन, इसमें करूंगी तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस r² - x², तो मुझे कहनी पड़ेगी ये बात कि जो x की वैल्यू है ना लेस देन इक्वल टू r होनी चाहिए, अदरवाइज ये रियल वैल्यूड नहीं रहेगा। तो अगर कंडीशन लग गई तो इसका मतलब हम इसको एक्सप्लिसिटली क्या नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 29 है कि y इन टर्म ऑफ वेरिएबल x y, अच्छा ये तो हो ही गया 29 ही तो करवाया था अभी,
नेक्स्ट में देखो ऐसे देगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है एक्स के अंदर, देन व्हाट इज द लिमिट एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है भाई, -1 पे कह रखा है तो आप क्या करोगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। 1 आपको क्या करना है, -1 प्लस में अपने पास h प्लस में 1 लिमिट निकालोगे तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो अपने पास इसको देखो -h लिखा हो तो मैं इसको लिख लूँ 0 - h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 0 में से कुछ माइनस हो रखा है, इसका मतलब 0 से भी छोटा है तो क्या आएगा -1। लेफ्ट हैंड लिमिट आई -1। राइट हैंड लिमिट क्या होगी अपने पास, -1 प्लस h प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये कैंसिल हो गए तो h आया, h को लिख सकती हूँ 0 प्लस h। ठीक है, अब 0 प्लस समथिंग हुआ तो राइट हैंड लिमिट आई 0, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर ए। तुम्हें लगेगा इसकी लिमिट 0 आ रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों निकालनी पड़ेगी अगर पॉइंट पे पूछी हुई तो। ग्रेट। और एक चीज़ और डायरेक्ट याद रखनी है तुम्हें, एक चीज़ कुछ भी मत निकालो। जब भी यहाँ कोई इंटीजर दे रखा हो, या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी फंक्शन हो या फिर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ कुछ भी हो यहाँ पे, उसके इंटीजर पे कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये चीज़ डायरेक्ट याद रखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इंटीजर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट इज द इंटीजर। तो इसकी लिमिट क्या नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी इंटीजर पे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ही ध्यान रखनी है ये चीज़, फ्रैक्शन पार्ट की भी नहीं करेगी। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा कि कैलकुलेट n टेंड टू इन्फिनिटी। जैसे ये दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, 7n डिवाइडेड बाय में 5n प्लस में √n। n की हाईएस्ट पावर को बाहर ले लो, नीचे से भी और ऊपर से भी, और लिमिट लगा दो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ से लूँगे तो 7 + 3 बाय में n और डिवाइडेड बाय में 5 + 1 बाय में √n, क्योंकि √n बाहर चला गया। लिमिट लगा दो अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये 0 बन गया, ये 0, लिमिट कितनी आ गई 7 बाय में 5। तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 32, और 32 में दे रखा है, 32 में दे रखा है अपने पास है, लेट अस से ABC आर इन AP। ठीक है भाई, AP में है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। अब तुम्हें पता है अगर कोई चीज़ AP में होती, जैसे ABC AP में होती, तो ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A + C होगा। और याद था कैसे है, B - A, इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, B - A इक्वल टू C माइनस में B। B को इधर ले आते हैं, A को इधर, तो 2B इज इक्वल टू A + C, 2B इज इक्वल टू AC, ये तो करेक्ट है। 2B इज इक्वल टू AC, ये भी करेक्ट है। B - A मैंने अभी बताया, B - A C - B इक्वल होता है, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसमें प्लस नहीं होता। C ऑप्शन अपने पास, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 33, और 33 में अपने पास क्या दे रखा है, 33 में दे रखा है कि फाइंड आउट द कॉमन रेशियो ऑफ द GP। हमें क्या करना है, GP का R निकालना है। फर्स्ट टर्म ऑफ GP A दे रखा है अपने पास 1, सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज। ठीक है भाई, थर्ड टर्म मतलब AR², फिफ्थ टर्म मतलब AR की पावर 4। जो भी टर्म कहता है R -1 कर दो उसमें, AR² कॉमन ले लो भाई, AR² कॉमन ले लिया, यहाँ 1 प्लस, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया अपने पास, AR² कॉमन लेने के बाद यहाँ अपने पास हो गया R²। ठीक है, और इज इक्वल टू दे रखा 90, A की वैल्यू दे रखी 1, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, यहाँ से अपने पास R की 4 + R² - 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये R² में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। R² में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम्हें क्या करना है, इसको सोल्व नहीं करना है, आंसर जो है इनको पुट करना है। जैसे यहाँ पे देखते 3 का अपने पास है 3 की पावर अपने पास 4 - 3 का प्लस 3 का स्क्वायर -90, ये अपने पास कितना होगा 9 9 3 3 9 निम 81, ये अपने पास हो गया 81, और प्लस में अपने पास कितना हो गया 9, तो 90 हो जाएगा। और ये मैंने 3 ही क्यों उठाया, क्योंकि मुझे पता 9 की तो 4 तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, और ये हो ही नहीं सकता क्योंकि 90 कभी नहीं आएगा 2 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर करने पे। तो ऑप्शन नंबर ए मुझे ज़्यादा सही लग रहा था, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ए ही पुट कर लिया, और यही आंसर है। नेक्स्ट अपने पास है dy/dx, अपने पास ये है द इक्वेशन ऑफ y टर्म x करो पासिस थ्रू दिस। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा पुट करके देख लो, जिस ऑप्शन में हो गया वही हो जाएगा। ऑलमोस्ट DSSB में ऐसे ही हो जाते हैं, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं होती। तो देखो x की जगह यहाँ से कहीं सॉल्यूशन निकालने लग जाओ, x की जगह 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो अपने पास x की जगह क्या पुट करना है 1, तो ये 1 हो गया, और y की जगह हमें पुट करना है 2, तो कितना हो गया -6 प्लस में 5, तो ये अपने पास 0 आ रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, तो ये आंसर हो सकता है। इसमें पुट करोगे यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा, 0 नहीं आ रहा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, नहीं आ रहा 0, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो 6, और ये अपने पास कितना हो गया
ओके, ये अपने पास 6 और 1 हो गया 7, ये -5 नहीं आ रहा 0, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए तो फिर करना पड़ेगा भाई। अब अपने पास ये दे रखा है कि लिमिट बतानी है x टेंड्स टू 0 sin 1/x, sin 1/x आ जाए, sin 1/x स्क्वायर आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये sin 1/x की पावर n आ जाए, और n अपने पास क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 कुछ भी आ जाए, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है। बी ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा, क्योंकि ये फंक्शन ऑसिलेट करता है -1 से 1 के बीच में, और इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनता है। मैं थोड़ा सा समझा दूँ ये फंक्शन, वरना आपको ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, यहाँ से तो ये फंक्शन ऐसे ऐसे चलेगा, यहाँ आके ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, इनके बीच में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा, ये इतना क्लोज आ जाएगा इसके, ठीक है, ऐसे होता है इसका ग्राफ। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा कि डिफरेंस इक्वेशन दे रखी है, देन अपने पास P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमें पता P2 P0 तो दे रखा है, लेकिन P1 की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, n की जगह 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा P1, और यहाँ पे अपने पास A P0 और प्लस में अपने पास B, A की वैल्यू आपको 3 दे रखी है और P0 की वैल्यू अपने पास 2, तो ये हो गया 6 और माइनस में दे रखा है 1, तो आंसर आ गया 5। अब देखो ये आया नहीं आंसर, हमें चाहिए P2, तो n की जगह अपने पास 2 पुट करो, तो P2 n की जगह 1 पुट करो, तो P2 इज इक्वल टू A P1 प्लस में B, ठीक है। P1 की वैल्यू कितनी है 5, A की वैल्यू है 2, तो कितना हो गया 10, और प्लस में अपने पास B, तो अपने पास 9 आंसर हो गया। ये तो भाई मैंने कुछ गलती कर दी दिख रहा है, प्लस में B, P1 की वैल्यू 5 और अच्छा ठीक है, A की वैल्यू है 3, तो 5 थी अपने पास 15 और माइनस में 1 14, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास है व्हाट इज FEM, FEM की फुल फॉर्म पूछ रहा है भाई, ये तुम्हें याद ही होनी चाहिए, क्योंकि ये तो जिसको पता है वही कर सकता है। ये होता फाइनाइट एलिमेंट मेथड, और फाइनाइट एलिमेंट मेथड जो है ये अपने पास अब की बार वैसे आएगा भी नहीं, ये फाइनाइट एलिमेंट मेथड अपने पास न्यूमेरिकल में लगता है, तो न्यूमेरिकल अब की बार है ही नहीं सिलेबस में, तो पिछली बार तो सिलेबस डिफाइन नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी अपने पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन, अच्छा ऑर्डर पूछ रहा है, ये दे रखा y डबल डैश माइनस में अपने पास y डैश की क्यूब और प्लस में अपने पास 2x, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, तो ऑप्शन नंबर ए। डिग्री कितनी होगी इसकी 1, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर डिग्री होती है। नेक्स्ट अपने पास देखा कैलकुलेट द टर्म, ओके 1 + 1 बाय में n और टोटल की पावर n, इस चीज़ को ध्यान से देखना भाई, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, जब भी ऐसा कुछ भी आए, यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है, मैं ये कह रही हूँ a लिखा आ जाए, अगर ये आ जाए 1 + a/n और टोटल की पावर अपने पास n आ जाए -n कुछ भी आ जाए, इसको कैसे सोल्व करना होता है, लिमिट n टेंड्स टू ई की पावर जो भी यहाँ है वो लिख दो भाई, प्लस माइनस जो भी यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ये लिख दिया, जो भी ऊपर है उसको एज इट इज पड़ा रहने दो, n है तो n, माइनस है तो माइनस साइन बाहर लगा लेना, n से n कैंसिल, e की पावर a हो गया। यहाँ पे ये क्या होगा e की पावर 1 बाय में n और ऊपर पावर, इसको मल्टीप्लाई में रखना, अगर यहाँ -n होता तो मैं यहाँ -n करती तो ये e की पावर -a आ जाता, अब ये कैंसिल हो गया तो ये अपने पास e आ गया, तो ऑप्शन नंबर अपने पास डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 40, और 40 में दे रखा है व्हाट विल बी द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री। अब तुम्हें हाईएस्ट ऑर्डर ये दिख रहा है तो थर्ड ऑर्डर है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या दे रखा है कि y का थर्ड डेरिवेटिव की पावर 1, तो ऑर्डर अपने पास थर्ड है और डिग्री अपने पास 1 है, थर्ड ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, ऑप्शन नंबर अपने पास डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 41, एक फंक्शन दे रखा है अपने पास f(x) इज इक्वल टू में अपने पास क्या दे रखा है f(x), ये कह रखा 1 होगा कब, जब x इज इक्वल टू, ये कल भी करवाया था 1/n टाइप का होगा, और अपने पास सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अदरवाइज अपने पास n किससे बिलोंग करता है, अदरवाइज अपने पास 0 है, तो तुम्हें पता है ये फंक्शन की लिमिट पूछ रहा है 0 to 1 अपने पास क्या होगी। अब ये फंक्शन अपने पास क्या है, ये अपने पास सिर्फ ये कह रखा है कि n बिलोंग्स टू, काउंटेबल पॉइंट पे अपने पास 1 दे रहा है और ये अपने पास 0 दे रहा है, ये अपने पास ज़्यादा पॉइंट पे दे रहा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो अपने पास 0 आ जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि ये तो काउंटेबल पॉइंट पे है, ये अपने पास रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा, क्योंकि सिर्फ काउंटेबल पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी दे रहा है, अगर काउंटेबल पॉइंट पे कभी भी डिसकॉन्टिन्यूटी दे तो फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल, और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जो उसका इंटीग्रेशन वो होता है कि जब भी कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ दे रखी हो तो जो अनकाउंटेबल पॉइंट पे वैल्यू दे रखी होती है उसी के ऊपर इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट होगा। आई होप ये समझ आया होगा।
नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि स्टोक्स थ्योरम इज यूज टू कन्वर्ट द, स्टोक्स थ्योरम क्या करती है अपने पास, सरफेस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करती है, सरफेस इंटीग्रल को, देखो एक होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में करती है, सरफेस को वॉल्यूम में, स्टोक्स क्या करती है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस में करती है, स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल टू सरफेस, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, स्टोक्स थ्योरम इज यूज टू कन्वर्ट द लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल, ये मत कर देना सरफेस इंटीग्रल टू लाइन इंटीग्रल, ठीक है। दोनों ऑप्शन अगर आ जाए तो चूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो वैसे तो ये दोनों ही इंटीग्रल इक्वल होते हैं, वैसे तो ये दोनों ही इंटीग्रल इक्वल होते हैं, लेकिन ये जब लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल ही कन्वर्ट करेंगे, सरफेस से लाइन क्यों नहीं जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे अपने पास कर्ल होता है और वो कर्ल हटाएंगे कैसे, फिर कर्ल को हटा नहीं पाएंगे, इस वजह से उल्टा नहीं आएंगे, इस पे लगानी पड़ेगी, फिर अगर यहाँ से हम वॉल्यूम में जा सकते हैं डाइवर्जेंस लगा के, वापस नहीं आ पाएंगे, तो लाइन टू सरफेस आएंगे, सरफेस टू लाइन, दोनों इंटीग्रल इक्वल होते हैं लेकिन कन्वर्ट करते हैं लाइन टू सरफेस, ठीक है, इजी बनाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दे रखा है 43, लेट एफ बी, समझ में आई ना वो चीज़ कि लाइन से सरफेस ही इसलिए जाएंगे क्योंकि अगर लाइन से सरफेस जाओगे तो कर्ल आ जाएगा, अब कर्ल से वापस नहीं आ सकते तुम यहाँ पे, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो अपने पास इजी बनाने के लिए कोई थ्योरम यूज करते हैं, तो लाइन से सरफेस के लिए बनी थी ये, सरफेस से लाइन के लिए नहीं बनी थी, सरफेस से तो वॉल्यूम फिर ईजी पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लग जाएगी। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि क्वेश्चन नंबर, ये ऐसे क्वेश्चनों में गलतियां हो सकती है तो थोड़ा सा ध्यान से सोचना है ऐसे क्वेश्चनों को, लेट एफ बी ए यूनिफॉर्म लिमिट और सीक्वेंस कंटिन्यूस फंक्शन एफ एन देन एफ इज, अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्मली हो रही है तो ये अगर कॉन्टीन्यूस है तो एफ को भी कॉन्टीन्यूस ही होना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी है। यूनिफॉर्म लिमिट जो होती है कॉन्टीन्यूस फंक्शन की क्या होती है, कॉन्टीन्यूस ही होगी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस ऑफ द स्क्वायर फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है यूजिंग द ग्रीन थ्योरम, ये लाइन इंटीग्रल है और लाइन इंटीग्रल दे रखा है तो लाइन से अपने पास ग्रीन थ्योरम, ठीक है भाई, ग्रीन थ्योरम स्टोक्स थ्योरम का पार्टिकुलर केस होती है और मल्टी कनेक्टेड रीजन के अंदर लग सकती है, तो इसका क्या होगा, देखो ये अपने पास, इसको पहले तो सीधा करके लिखो, वो ये होती है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो यहाँ से p की वैल्यू निकालो, p की वैल्यू ये है, तो p की वैल्यू है माइनस का वाई स्क्वायर और q की वैल्यू है एक्स वाई, तो अपने पास क्या होती है पी डी एक्स क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, अब q अपने पास ये है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x अपने पास क्या आ जाएगा y, और इसका विद रिस्पेक्ट टू अपने पास y होता तो माइनस का क्या आ जाएगा 2y, तो अपने पास कितना हो गया, यहाँ होता माइनस और एक ये माइनस तो प्लस हो गया तो 3y, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा 3y का, कहाँ से कहाँ लेना है, 0 से 1, 0 से 1, तो 3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 45, विच कंडीशन आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन द अपर एंड लोअर इंटीग्रल ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन, ये डेफिनेशन फर्स्ट पेपर करवाया उसमें भी आई थी, ए और बी अगर लेस देन दे रखा, एफ ए बी से आर पे बाउंडेड होना चाहिए, यही अपने पास डेफिनेशन होती है, जब अपने पास अपर और लोअर बाउंड दोनों फंक्शन के एग्जिस्ट करते हैं तो फंक्शन को ही बाउंडेड होना पड़ता है फिर। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है विच वन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, ठीक है भाई, देयर मस्ट बी यूनिफॉर्म स्पेस, ये अपने पास कोई ज़रूरी नहीं है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में, एवरी सीक्वेंस ऑफ एन हैज़ लीस्ट एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है, अगर अपने पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होती है तो ये कह रखा है एवरी सीक्वेंस ऑफ एन हैज़ लीस्ट एलिमेंट, बिल्कुल अपने पास कोई भी सीक्वेंस ले लो नेचुरल नंबर की, उसका लीस्ट एलिमेंट तो ज़रूर होगा, 1 से स्टार्ट होती है हमेशा, बिल्कुल सही बात है, उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बाउंडेड बिलो होता है सेट, तो अपने पास उसमें जो भी सीक्वेंस मिलेगी वो अपने पास बाउंडेड बिलो होगी, तो अपने पास 1 होगी, अबव की कंडीशन जरूरी नहीं है। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एन नीड नॉट बी रियल वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि जो एफ एन की वैल्यू है वो अपने पास नहीं, भाई ये गलत है ये चीज़, द फंक्शन, क्योंकि वो तो रियल वैल्यू, रियल होना ही पड़ेगा उसको, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन को तो रियल होगा, क्योंकि सीक्वेंस अपने पास किसके ऊपर करते हैं हम, रियल सीक्वेंसेस होती है ना, रैशनल हो सकती है क्योंकि रैशनल है फिर भी रियल तो होगा ही। फंक्शन टेकिंग वैल्यू इन मीट्रिक स्पेस, बिल्कुल फंक्शन टेकिंग वैल्यू इन मीट्रिक, देयर मस्ट बी यूनिफॉर्म स्पेस, भाई इसके अंदर जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होती, अच्छा कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, मुझे पॉइंट वाइज देखा, कन्वर्ज कर रहा है तो उसका स्पेस अपने पास यूनिफॉर्म होगा,
तो ऑप्शन नंबर जो अपने पास बी है वो इनकरेक्ट है, और यही पूछा हुआ है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है 47। 47 में दे रखा है व्हाट इज द ग्रीन वैल्यू फॉर द फंक्शन दिस और दिस। ठीक है भाई, ग्रीन वैल्यू एफ इज इक्वल टू दिस, तो अपने पास पता है ना हमें एफ डी एक्स और प्लस जी डी वाई ये लेके चलेंगे, तो कर्ल जी वाई में अपने पास कर्ल वाई माइनस में कर्ल एफ वाई में कर्ल एक्स होगा। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, सॉरी, कर्ल जी वाई में कर्ल एक्स और कर्ल एफ वाई में क्या होता है कर्ल वाई। तो जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपने पास 2x होगा, और इसका अपने पास विद रिस्पेक्ट टू 2y होगा। 2 को ले लो बाहर, x माइनस में y आ गया, और ये अपने पास 0 to 1, x की वैल्यू होगी अपने पास 0 से 1 और y की वैल्यू होगी 0 से 2। ये दे नहीं रखा, पर x की वैल्यू 0 से अपने पास क्या लेनी है तुम्हें, 0 से 1 और y की 0 to 2, और ये आ गया x माइनस में y, और ये आ गया dx dy, सॉरी dy dx। पहले y की लिमिट, तो पहले y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, फिर x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। देख लेना जो भी आंसर आए, मुझे लगता है ए आएगा, पर देख लेना जो भी आएगा। नेक्स्ट अपने पास एक वेक्टर फील्ड विद वैनिशिंग कर्ल। कर्ल अगर 0 होता है तो उसको अपने पास क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपने पास इरोटेशनल, और अगर अपने पास डाइवर्जेंस 0 होता है तो उसको बोलते हैं सोलेनोइडल। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि फाइंड द वॉल्यूम वी अंडर द प्लेन दिस। ठीक है, ये 0 to 1 गलत लिखा हुआ है, ये अपने पास आएगा 0 0 और ये आएगा 1 2। ठीक है, ये कह रखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्लेन दिस। अच्छा, इसकी वॉल्यूम पूछ रहा है कि कितनी होगी, तो निकाल दो भाई। ये वॉल्यूम हो गया 8x प्लस में 6y हो गया, और इनटू में अपने पास क्या होगा dx dy और dz हो जाएगा। इसको लिखना पड़ेगा z माइनस में 8x माइनस में 6y। ठीक है, ऐसे लिख दो dx dy dz। नहीं, एक मिनट रुको भाई, वॉल्यूम निकालनी है ना। x की लिमिट दे रखी है, y की लिमिट दे रखी है। ठीक है, x की लिमिट अपने पास 0 है, y की 0 है, तो z की लिमिट अपने पास कितनी आ गई 0। x की लिमिट अपने पास 1 है और y की लिमिट अपने पास 2 है, तो कितना आ गया 8 और प्लस में 16, तो अपने पास 24। तो z की वैल्यू अपने पास, तो x y z अपने पास ये पूरा फंक्शन यहाँ रख दो। x की लिमिट लेनी है 0 से 1 और y की लिमिट लेनी है 0 to 2 और z की लिमिट लेनी है 0 to 24, और इसकी वॉल्यूम निकाल दो। 40 यूनिट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है व्हाट इज द एरिया इनसाइड द फंक्शन दिस। ठीक है भाई, इसका एरिया पूछ रहा है 2x स्क्वायर प्लस में 5x स्क्वायर माइनस 4y में x स्क्वायर। चीज़ दे ध्यान रखना कि अपने पास क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, और x की लिमिट दे रखी है अपने पास 1 to a। इसका अपने पास dx की रिस्पेक्ट में एरिया जब भी निकालना हो तो dx कर दो अपने पास, कोई भी यहाँ पे है। एरिया क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, देखो y इंटू में dx अपने पास इसका इंटीग्रेशन एरिया होता है। अगर आपसे लेंथ पूछे तो ये अपने पास dx होती है, अगर वॉल्यूम पूछे तो अपने पास y स्क्वायर इंटू में dx होती है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे एरिया पूछ रहा है, y इंटू डी एक्स कर दो और इसका अपने पास एरिया निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा 0 से π/2 लेना, gx अपने पास ये दे रखा अपर रिमान इंटीग्रल ऑफ g ओवर 0 से π/2। ठीक है भाई, ये दे रखा x रैशनल नंबर अदरवाइज तो 0 है ही, ये दे रखा मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2। ये दे रखा cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इसके अंदर एक तो तुम ऐसे लगा सकते हो, cos स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेना cos 2x बाई में 2 और लिमिट ले लेना 0 to π/2 और इसका इंटीग्रेशन करो। दूसरा एक तुम रिमान क्या कहते हैं बीटा फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं 0 से π/2। अगर अपने पास cos स्क्वायर x इंटू में साइन की पावर 0x लिख लो, ये इक्वल होता 1/2 गामा ऑफ यहाँ जो भी दे रखा +1 करो 3/2 और गामा ऑफ 0 + 1/2 तो 1/2 और गामा ऑफ 3 + में 1 4/2। इसको सोल्व कर दो भाई, जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका π/4 आ जाएगा। बाहर 1/2 लगाना मत भूलना बस। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर फील्ड दिस। इसका डेरिवेटिव कह रखा है इस पॉइंट पे। भाई डेरिवेटिव तुम्हें निकालना आता है, क्या करोगे देखो कर्ल एफ बटे में कर्ल एक्स कर देना, इसका 2x हो जाएगा, प्लस में इसका कर्ल एफ बटा कर्ल वाई अपने पास 6xy हो जाएगा, प्लस इसका z हो जाएगा तो 3/xy z²। अब पुट कर दो, ये जितना भी दे रखा है इन सब में अपने पास पुट कर दो। x की जगह तुम्हें 2 पुट करना है, y की जगह तुम्हें 3 पुट करना है, z की जगह तुम्हें 4 पुट करना है।
तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, और प्लस में अपने पास 6 मल्टीप्लाई में अपने पास कितना हो जाएगा x और y 2 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, और 2 इंटू में अपने पास 2, तो ये अपने पास कितना हो गया 4 हो गया, प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 36, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास 3 दूनी 6 और 6 का लास्ट में अपने पास 6 आएगा, आगे मुझे नहीं पता कितना आएगा, 6 और 6 अपने पास 12, 12 और 4 अपने पास कितना होगा 6 आएगा लास्ट में 6 इसी के आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट होगा। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा, फाइंड आउट द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ दिस। अच्छा भाई, इसको y लेट कर लो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 2, इसका डेरिवेटिव कर लो, क्या होगा 1 बाय में ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ दिस होता है एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस में 2, और अब अंदर वाले फंक्शन का 2x, 2 से 2 कैंसिल, x बाय में अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास 54 दे रखा है, विच ऑफ दीज फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 to 1। ठीक है भाई, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस कौन नहीं होगा 0 to 1 पे, जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी 0 to 1 पे। 1 बाय पे एक्स स्क्वायर ले लेना, 1 बाय पे एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 के ऊपर इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आती है, तो ये अपने पास यूसी नहीं होगा। ठीक है, इसके ऊपर ये 1 बाय एक्स स्क्वायर यूसी नहीं होता है 0 to 1 पे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये सारे यूसी होते हैं अदरवाइज। इसके अंदर रिजल्ट पता है कौन सा लगता है, अगर अपने पास देखो a to b से रियल नंबर पे अगर कोई फंक्शन, रियल नंबर पे कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, तो इज यूसी होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ, मतलब अगर यूसी है तो ऐसा होगा और ऐसा होता है तो यूसी होगा। लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट f ऑफ x की, और लिमिट x टेंड्स टू b नेगेटिव, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर इसके एंड पॉइंट पे इसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गई तो कॉन्टीन्यूअस है तो यूसी हो जाएगा, और यूसी है तो इनकी लिमिट अपने पास पक्का एग्जिस्ट करनी चाहिए। मैंने वही किया, 0 पे और 1 पे लिमिट निकाल के देखी इस फंक्शन की, 0 पे इसकी एग्जिस्ट नहीं करी तो इसका मतलब ये यूसी नहीं होगा। ठीक है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है जब तक ये ए और बी फाइनाइट रहेंगे। ठीक है, जब इनफाइनाइट हो जाएंगे तो कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। यूसी अगर लिमिट एग्जिस्ट करके फाइनाइटली तो यूसी होगा, यूसी है तो लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी, इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है भाई, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन निकालना, अपने पास बाहर ई की एक्स दे दिया, तो इसको ऐसे कर लो साइन एक्स ई की एक्स प्लस ई की एक्स कोस एक्स, इंटीग्रेशन अलग अलग, इस इंटीग्रेशन को खोल लो। फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले लेते हैं, साइन एक्स इंटीग्रेशन ई की एक्स का ई की एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपने पास कोस एक्स, ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स, और प्लस में ये वाला इंटीग्रेशन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो साइन एक्स ई की एक्स आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 56, डिटरमाइन करना आपको सीरीज ऑफ साइन थीटा बाय यूजिंग द टेलर थ्योरम। भाई टेलर से निकालो, मैक्लेरियन से निकालो, तुम्हारी मर्जी है। साइन थीटा की वैसे ही याद होना चाहिए, सारे के सारे ओड आएंगे और अल्टरनेट साइन आएंगे, तो थीटा से स्टार्ट होगा, 1 से कह रखा तो ये तो पहले ही हट गया, थीटा थीटा बाय 3 का फैक्टोरियल, यहाँ कह रखा माइनस, बिल्कुल अल्टरनेट साइन आते, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर यहीं पे कोस दे देता तो अपने पास क्या आता, कोस दे देता तो ऑप्शन अपना बी करेक्ट हो जाता, उसमें सारे के सारे इवन आते हैं। ठीक है, तो अपने पास कौन सा होता है, बी करेक्ट है। अपने पास सी कब करेक्ट होता है, जब अपने पास देखो ये है, मैं सारी बता ही देती हूँ, चलो ये चारों का ही बता देती हूँ। ये किसकी एक्सपेंशन है, साइन हाइपरबोलिक थीटा की, ये किसकी एक्सपेंशन है, कोस थीटा की, ये किसकी है, कोस हाइपरबोलिक थीटा की, ये किसकी है, साइन थीटा की। और एक और लिख लो यहाँ पे, अपने पास 1 प्लस में थीटा प्लस थीटा स्क्वायर बाय में 2 का फैक्टोरियल प्लस थीटा की क्यूब बाय में 3 का फैक्टोरियल प्लस थीटा की 4 बाय में 4 का फैक्टोरियल, सारे इवन, ये होती है ई की अपने पास थीटा की, ई की पावर थीटा। समझ में आ गई, एक्स हो तो एक्स आ जाएगा थीटा की जगह। क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, देखो एक तो होता है इसको 1 बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का रूट, इसकी एक्सपेंशन खोलो और फिर दोनों साइड क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, दोनों साइड सॉरी इंटीग्रेशन कर दो। एक और मैं बताती हूँ, मुझे लगता है टेलर पे ही रहो ना आप लोग, टेलर थ्योरम एक तो पक्की हो जाएगी और एक फटाफट निकल भी जाएगी। टेलर थ्योरम कभी फेल नहीं होगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ जीरो, सॉरी ये मैक्लेरियन है, एफ ऑफ जीरो प्लस में एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो। एफ ऑफ एक्स तुम्हारा ये है,
तो यही तो पूछा है, साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा। सबसे पहले चाहिए एफ ऑफ जीरो, साइन इनवर्स जीरो अपने पास जीरो होता तो मतलब 1 नहीं आएगा। दूसरा चाहिए एक्स एफ डैश जीरो, इसका डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडरूट एक्स की जगह जीरो तो 1 आ जाएगा। तो अपने पास क्या चाहिए हमें, एक्स इंटू में 1 तो एक्स आएगा, सब में एक्स आया हुआ, इसमें एक्स नहीं आया हुआ तो ये ऑप्शन हट गया। नेक्स्ट मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, डबल डेरिवेटिव चाहिए, मतलब इसका डेरिवेटिव चाहिए। ऊपर लेके जाऊंगी पावर अपने पास माइनस, आप पावर हमने ऐड कर ली, मतलब पावर हमने क्या कर लिया आगे, और पावर में से एक माइनस, तो 1 बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये एक्स स्क्वायर का होगा माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस है, 2 से 2 कैंसिल, तो x बाय में अपने पास 0 पुट कर दो भाई, तो 0 आ गई। तो यानी कि अपने पास एक्स स्क्वायर की टर्म इसमें नहीं आएगी, इसमें आई हुई है तो कैंसिल होगी। अब अपने पास इसका भी एक बार डेरिवेटिव और करना है, इसका भी एक बार डेरिवेटिव और करना है तुम्हें। इसका डेरिवेटिव करोगे तो अभी क्या आया है तुम्हारे पास, ये आया था x बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब नीचे अपने पास क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एज इट इज, एक्स का मेरे पास 1 होगा और माइनस में एक्स एज इट इज, और इसमें पावर आगे 3/2, कुछ भी करूँ एक्स आगे आ गया तो पीछे वाला अपने पास 0 होगा। यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, तो अपने पास क्या बनेगा, प्लस का 1 बनेगा। ये कह रहा है माइनस का 1, ये हट गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 57, और 57 में दे रखा है व्हाट इज द एक्सप्रेशन, अच्छा ये तो हो ही गया है। 58 में दे रखा है अपने पास, ये कोट की क्यूब एक्स कोसिकेंट की 4x दे रखा। आप एक काम करो, कोट जो x है ना उसको t पुट कर लो, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है भाई, और कोसिकेंट की 4 को लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में अपने पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, इसकी जगह अपने पास डी टी आ गया और इसकी जगह t, ये t की क्यूब हो गया और यहाँ डी टी आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस भी आ गया। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को अब हमें पता है कि कोट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स अपने पास कितना होता है, 1 होता है। तो अपने पास कोट स्क्वायर एक्स की जगह में क्या लिख सकते हो, 1, सॉरी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो कोसिकेंट स्क्वायर की जगह हम 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख सकते हैं ना। नहीं, गलत लिखा दिया, पहले वाला ही सही था। ये होता है भाई कोट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होगा कोट स्क्वायर एक्स माइनस का 1, एक माइनस बाहर पड़ा था तो मैं 1 माइनस कोट स्क्वायर एक्स लिख दूँ, तो ये बन जाएगा अपने पास क्या आया था, अपने पास टी पुट किया था ना तुमने, टी की क्यूब हो जाएगा, टी की क्यूब हो जाएगा और 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और लिमिट अपने पास कुछ है नहीं, इंटू में डी टी, इसका अपने पास क्या कर दो इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन नंबर मुझे लगता है शायद इसका ऑप्शन नंबर आएगा डी, पर फिर भी तुम्हें एक बार देख लेना। ठीक है, क्योंकि टी की यहाँ करोगे टी की क्यूब, यहाँ टी की 4, तो माइनस का टी की 4 बाय में 4 बनेगा, तो टी अपने पास कोट था। ठीक है, फिर अपने पास क्या दे रखा है, टी की क्यूब, तो टी की क्यूब दे रखा है तो टी की 4 बनेगा, और यहाँ अपने पास टी की 6 दे रखा, टी की कितना था 1 माइनस में टी, तो यहाँ पे टी की क्यूब, यही आएगा, टी की 6 बन जाएगा एक, ये टी की क्यूब होगा और 1 माइनस में टी स्क्वायर होगा, 3 और 2 5 6। ठीक है भाई, यही होगा अपने पास, माइनस आएगा। ठीक है, टी की क्यूब बाय में अपने पास इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव आना चाहिए, पर फिर मैंने ये कोट का फॉर्मूले का देख लेना भाई, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, तो तुम देख लेना एक बार। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है भाई, मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट बताने हैं अपने जिसपे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तुम निकालो भाई, एक तो u ऑफ x निकालो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0 रखो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 रखो। फिर तुम्हें क्या निकालना है, इस u का डबल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, ये निकाल लोगे, यहाँ पे तुम्हारे पॉइंट आ जाएंगे। फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकालना है AC माइनस में बी स्क्वायर, वो तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आए तो अपने पास बात बने।
और ए भी अपने पास ग्रेटर देन 0 आए, ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आए और ए भी ग्रेटर देन 0 आए तो अपने पास क्या होगा, मैक्सिमम देगा, सॉरी लेस देन 0 आए तो मैक्सिमम। लेकिन तुम यहाँ पे निकालोगे ना ए सी माइनस बी स्क्वायर, अब ए तुम्हें पता है कि डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सी अपने पास क्या होता है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और बी अपने पास होता है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, वो अपने पास लेस देन 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब उन सारे के सारे जो एक्सट्रीमम पॉइंट है उन किसी भी पॉइंट पे अपने पास वो क्या नहीं देगा, नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा देगा। लेकिन है ना 0 पॉइंट जो है उस पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। देखो तुम अगर फंक्शन की वैल्यू इन पे 0 हो रही है, अगर अपने पास ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 आ जाए और फंक्शन की वैल्यू जिन पॉइंट पे 0 हो रही वहीं पे फिर एक्सट्रीमम पॉइंट देगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 60, ये दे रखा है लिमिट निकालनी है तुम्हें साइन हाइपरबोलिक एक्स और दिस भाई, और डिवाइड, ये ना प्लस नहीं ये डिवाइड है, ये ऐसे दे रखा साइन हाइपरबोलिक एक्स मल्टीप्लाई साइन हाइपरबोलिक वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई और लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0। इसको अलग अलग कर लो भाई, इसको अलग लगा दो लिमिट है और इस पे अलग लगा दो, ये भी 1 होता है ये भी 1, तो प्रोडक्ट 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि अच्छा एक थोड़ी सी ना मैं तुम्हारी कंफ्यूजन दूर कर दूं भाई, ये जो साइन होता है ना ये साइन, ये ना यूट्यूब पे कुछ टीचर ने गलती से कुछ गलत बता रखा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन, ये जो साइन होता है ना ये साइन होता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का, जब एक्स्ट्रा चीज आ जाए तो ये होता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का, और जब अपने पास ये आ जाए तो ये होता है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का। अगर अपने पास हमें दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी हो तो हम सीधा ये यूज करते, दोनों के लिए एक ही सिंबल यूज करना हो तो ये यूज करते हैं, अलग अलग करना हो तो ये यूज करते हैं, क्योंकि एवरी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज आइसोमॉर्फिक टू एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो इस वजह से हम इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का कॉमन यूज करते हैं। अगर बाहर से कुछ एक्स्ट्रा चीज लगी हुई है तो दैट इज द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड दैट इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये नहीं है, ये उल्टा बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज़ ऐसे होती है और मैं श्योर हूँ इस चीज़ में, मैंने बहुत अच्छे से कंफर्म किया है तब आप लोगों को इतनी क्लैरिटी से बोल रही हूँ कि नहीं ये चीज़ ये होती है, ये जो होती है ना बाहर एक्स्ट्रा साइन लगे, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे कौन क्या करवा रहा है, लेकिन मैंने ये आपका डाउट क्लियर करना है कि इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट और ये होती है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इस चीज़ का ये कंफर्म है, मतलब ये चीज़ मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि ये चीज़ ऐसे ही होती है, ये उल्टी नहीं होती है। ठीक है, डीएसएसबी के आप बेशक मतलब जो साइड पे पेपर है डीएसएसबी के वो निकाल के देख लेना, ये चीज़ एग्जैक्ट ऐसे ही पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए भी है, ये चीज़ है, ये उल्टा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है U5 और U12 आर द फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ग्रुप, U5 इज इक्वल टू दिस, U12 इज इक्वल टू में दिस, सो U दिस प्लस डायरेक्ट सम ऑफ दिस। ठीक है, तो ये अपने पास इसको क्या बोलते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट U5 और U12, तो देखो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कौन कौन से होंगे, U5 के अंदर अपने पास देखो 2 आया हुआ है और U12 के अंदर अपने पास 7, ये भी करेक्ट हो जाएगा और इसके अंदर ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों अपने पास गलत है, तो अपने पास ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है इसके कि कौन सा एलिमेंट किससे आएगा, ये एलिमेंट ऐसे, ये क्योंकि ये ऑर्डर वगैरह है नहीं, ये एलिमेंट पूछ रहा है अपनी बात, जो इससे इसके पहले जो एलिमेंट है सारे इस सेट से होंगे और जो दूसरे एलिमेंट है वो सारे के सारे इससे होंगे, तो ये दोनों बी और सी करेक्ट ऑप्शन रहेंगे इसके। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 62, ये दे रखा जी अगर एक ग्रुप दे रखा तो वी नो दैट G is the internal direct product of two subgroup of H and K. It is not true. ठीक है भाई, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में कहता है कि इनकी इंटरसेक्शन तो जो होती है ना, इंटरसेक्शन जो होती है वो आइडेंटिटी होती है, H और K नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं और H K इज इक्वल टू G होता है और ये यूनिक प्रोडक्ट होती है, लेकिन ये वाली चीज जरूरी नहीं है, तो सी ऑप्शन नॉट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा, जी एक ग्रुप दे रखा ऑर्डर 57 का, तो इसको 19 × 3 लिख सकते हैं,
Assume that G is not a cyclic group, then what is the number of element in the G of order 3? भाई देखो 3 अपने पास ये बताना डिवाइड करता है 19 माइनस 1 को, तो करता है, तो इसका मतलब इसकी दो पॉसिबिलिटी है, ग्रुप एबिलियन भी हो सकता है और नॉन एबिलियन भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ होगी, अगर ग्रुप अपने पास नॉन एबिलियन हुआ तो 3 ऑर्डर के 19 सब ग्रुप हो गए, 19 ऑर्डर का हमेशा यूनिक सब ग्रुप होगा। 3 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप हैं? 19। और अपने पास किस ऑर्डर के निकालने हैं? 3 ऑर्डर के, तो 5 ऑफ 3, और यहाँ होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। 5 ऑफ 3 कितना होगा? 2, तो 19 इंटू में अपने पास 2 कितना आएगा? 38। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है भाई। और ऐसा मैंने ये क्यों लगाया कि 19 ऑर्डर के 3 सब ग्रुप होंगे, क्योंकि इसने दे रखा, मैंने बताया ना P इंटू में Q हो, और अगर P डिवाइड कर जाए Q माइनस 1 को, Q ऑर्डर का तो चाहे डिवाइड करे या ना करे यूनिक सब ग्रुप होगा, और इसके अंदर अगर डिवाइड कर जाए तो अपने पास क्या होगा? अब ये P मेरे पास लेस है Q से, P ऑर्डर के अपने पास अगर डिवाइड कर जाए तो Q सब ग्रुप होंगे, अगर डिवाइड नहीं करे तो P ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होगा। ध्यान रखना, Q ऑर्डर का तो हमेशा यूनिक होगा, P ऑर्डर का यूनिक होगा अगर डिवाइड ना करे, क्योंकि वो साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा, और अगर अपने पास डिवाइड कर जाए तो इसके एग्जैक्टली Q सब ग्रुप होंगे। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि G अपने पास क्या है? G भी एक फाइनाइट ग्रुप है एक्टिंग ऑन ए सेट X, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड द एक्शन ऑफ G। ठीक है भाई, ये कह रखा है, देखो ये बात बिल्कुल सही है, जो कर्नल होता है ना, जितने भी स्टेबलाइजर होता है उन सब की इंटरसेक्शन होता है, ये सही है। द स्टेबलाइजर जो S ऑफ X इज ए सब ग्रुप, स्टेबलाइजर हमेशा सब ग्रुप होता है G का, लेकिन ऑर्बिट जरूरी नहीं है सब ग्रुप है, सबसेट होता है किसका? सेट का, G का नहीं होता, X सेट का क्या होता है? सबसेट होता है, जबकि स्टेबलाइजर हमेशा सब ग्रुप होता है G का, ये बात भी सही है। जो ग्रुप ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है ना, वो अपने पास यूनिट स्पेस के ऊपर हमेशा ग्रुप एक्शन बनाती है, ये बात भी सही है। लेकिन इसका जो है आंसर की में जो दे रखा है वो तो दे रखा है भाई ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भाई, इस चीज़ में मैं श्योर हूँ कि ये करेक्ट है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा ग्रुप एक्शन बनाती है किसके ऊपर? यूनिट स्फीयर इन Rn के अंदर। इसका ऑप्शन नंबर ए गलत है भाई, ये है ना ऑर्बिट की यहाँ ऑर्बिट लिखा हुआ, ये ऑर्बिट की नहीं, ये डेफिनेशन होती है किसकी? स्टेबलाइजर की, ये स्टेबलाइजर के लिए ट्रू है, ऑर्बिट के लिए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा इसका। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है द मीट्रिक स्पेस इज बोथ कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड। अगर कंप्लीट और टोटली बाउंडेड हो जाए तो हमेशा क्या होती है? कंपैक्ट होगा भाई, कंप्लीट हो और टोटली बाउंडेड हो। कंप्लीट को कंपैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन एवरी कंपैक्ट इज कंप्लीट, एवरी कंपैक्ट कंप्लीट भी होती है और एवरी कंपैक्ट टोटली बाउंडेड भी होती है, लेकिन दोनों को मिलाते हैं तब कंपैक्ट होता है, दोनों अलग अलग कंपैक्ट को इम्प्लाई नहीं करती है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 66 दे रखा है, 66 में दे रखा है, ये भी ग्रुप एक्शन का है। X अपने पास एक सेट दे रखा है, G अपने पास एक ग्रुप दे रखा है। मैंने वैसे है ना ये कंप्लीट पढ़ा रखा है, तो मैं ग्रुप एक्शन जो है यूट्यूब पे अगर किसी को पढ़ना हो तो वहाँ से पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, वो अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, 3 वीडियो हैं उसकी, और मैंने टेलीग्राम पे भी उस तीनों का लिंक शेयर किया हुआ है ताकि कहीं आपको मिले ना, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नया टॉपिक है, तो इस वजह से क्या पता समझ ना आया हो आप लोगों को। X एक सेट दे रखा, G एक ग्रुप दे रखा। एक ग्रुप एक्शन ऑफ G ऑन X इज मैप स्टार G क्रॉस X टू X गिवन बाय GX दिस, ये तो कुछ नहीं है, मैपिंग डिफाइन कर रखी है। ये कह रखा है कि पहली प्रॉपर्टी जो है G H स्टार है, जो X होता है G स्टार H स्टार X फॉर G, ये बिल्कुल एक प्रॉपर्टी तो ग्रुप एक्शन के लिए ये सेटिस्फाई होती है, और दूसरा ये आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी G का मेंबर होता है, X X का मेंबर होता है। इफ दिस हैपन देन वी सी दैट G एक्ट ऑन X, G एक्ट करेगा X पे, एंड X इज, X को ना G सेट बोलते हैं भैया, G सेट की डेफिनेशन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसको बोलेंगे X जो सेट होगा जिसके ऊपर एक्ट किया है ग्रुप ने, ग्रुप एक्ट करेगा इसके ऊपर, तो इसको जो ये सेट है इसको अपने पास G सेट बोलेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है भाई, इंटीरियर दे रखे हैं। अब ए अगर बी में कंटेन करेगा तो इंटीरियर हमेशा उसके कंटेन करेंगे। ए यूनियन बी का इंटीरियर ए इंटीरियर बी होगा, ये चीज़ गलत है भाई। देखो मैं एग्जांपल लेती हूँ, ए को तुम ले लो रैशनल नंबर, ठीक है, और बी को ले लो तुम इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, अब ए के इंटीरियर पॉइंट कोई नहीं होता, एम्पटी होता है, और बी का इंटीरियर पॉइंट भी एम्पटी होता है, तो इनकी
ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, अपने पास क्या हो गया 5, ठीक है। अब ए और बी की यूनियन लेना, रैशनल और इरेशनल की यूनियन होता है रियल, और रियल के इंटीरियर पॉइंट होते हैं रियल, रियल होते हैं ना। तो क्या ये चीज़ कभी इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन ये वाली चीज़ मतलब पूरे का यूनियन कंटेन कर जाएगा इसमें, तो हम क्या कह देंगे कि ए यूनियन बी का इंटीरियर हमेशा कंटेन करेगा ए का इंटीरियर यूनियन बी के इंटीरियर में। इंटरसेक्शन हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। और इनको याद रख लेना। और क्लोजर में बिल्कुल उल्टा होता है इसका, इन यूनियन उसके इक्वल हो गए और इंटरसेक्शन हमेशा कंटेन करेगी। कौन से की इंटरसेक्शन कंटेन करेगी? अलग अलग की इंटरसेक्शन टोटल में नहीं करे, टोटल में करेगी। उसके अंदर ये होगा कि ए इंटरसेक्शन ए का क्लोजर इंटरसेक्शन बी का क्लोजर कंटेन करेगा ए इंटरसेक्शन बी पूरे के क्लोजर में। ये बिल्कुल सही है। अभी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 68 है। ये कह रखा है कि व्हाट इज द एनालिटिक रीजन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में दिस। एनालिटिक रीजन का मतलब होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट पक्का हार्मोनिक होंगे। फिर तो आप क्या करो, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई रख लो, या तो ये सेटिस्फाई करेगा एनालिटिक है तो, या फिर u ऑफ y माइनस ऑफ वी एक्स। पहला चेक कर लो, यू एक्स करो और इज इक्वल टू वी ऑफ वाई रख दो। यू एक्स करोगे तो अपने पास 2i ऑफ एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होगा? वी ऑफ वाई के। इसका करोगे तो अपने पास 2 के, 2 से 2 कैंसिल, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो डी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इससे बात नहीं बनती तो हम दूसरे वाली कंडीशन लेते, क्योंकि एनालिटिक दे रखा तो मतलब हार्मोनिक होंगे ना रियल और इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है इन विच कंडीशन टी इज नॉट डिसकनेक्टेड। ठीक है भाई, ये है ना इक्विवेलेंट कंडीशन होती है। टी नॉट डिसकनेक्टेड का मतलब अपने पास कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो अपने पास टी हैज ए डिकम्पोजिशन इनटू 2 नॉन एम्प्टी क्लोज सेट। ठीक है, अपने पास 2 नॉन एम्प्टी क्लोज सेट होगा। भाई बचे हुए जो होंगे ना, इसका मैं ये क्वेश्चन करवा देती हूँ क्योंकि बैटरी नहीं है तो फिर बचा हुआ ना अलग पार्ट बनाना पड़ेगा, ये इसमें आएगा नहीं। ठीक है, तो अपने पास ये क्वेश्चन करवा देती हूँ। टी अपने पास ये टी हैज डिकम्पोजिशन, 2 नॉन एम्प्टी क्लोज सेट मिल जाए, 2 नॉन एम्प्टी अपने पास ओपन सेट मिल जाए, या टी हैज एक सबसेट मिल जाए जो बोथ ओपन और क्लोज्ड हो। वे ये तीनों ना डिकम्पोजिशन जो डिसकनेक्टेड की क्या होती है? इक्विवेलेंट कंडीशन है कि कोई सेट अगर डिसकनेक्टेड है तो ये तीनों कंडीशन आपस में इक्विवेलेंट होती है। अब ये कह रखा ओनली डिकम्पोजिशन ऑफ टी, कैसे कनेक्टेड हो सकता है ये सेट? जब अपने पास जब भी तुम इसकी यूनियन लोगे ना उस सेट की, तो सिर्फ फाई और वो अनदर सेट बनेगा। तो इसका मतलब ये डिकम्पोजिशन इस तरह से हो रही है तो ये सेट कनेक्टेड है, ये सेट अपने पास कनेक्टेड है। तो ये कह रखा है कि नॉट डिसकनेक्टेड, मतलब कनेक्टेड, ये सेट कभी भी कनेक्टेड नहीं होगा, ये सेट अपने पास कभी भी क्या नहीं होगा? कनेक्टेड नहीं होगा। तो बी ऑप्शन अपने पास क्या होगा? करेक्ट जाएगा इसका। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बचे हुए जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे।